सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम लेके आए हैं आपके लिए निबंध। तो निबंध आपके पाठ्यक्रम में जो हैं वो हम सभी निबंधों का अध्ययन करेंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बस बहुत सूक्ष्म रूप में मैंने इसको लेने की कोशिश की है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे निबंध क्या होता है, किसे कहते हैं, निबंध के प्रकार कौन कौन से हैं और जो निबंध को कितने भागों में बांटा गया है और जो निबंध है आपके पाठ्यक्रम में उससे संबंधित, उनके लेखकों से संबंधित और उनकी रचनाओं से संबंधित जानने का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निबंध किसे कहते हैं। निबंध उस विधा को कहते हैं जिसमें लेखक एक सीमित आकार, किसी विषय का वर्णन गहनता के साथ करता है, साथ ही विचार जिस रचना में पूरी तरह से प्रयुक्त किए गए हों। यानी कि यदि निबंध हम किसे कहते हैं, निबंध लिखने को आ जाए कि निबंध किस विधा को कहते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। निबंध के प्रकार, निबंध के प्रकार हैं आपके वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावनात्मक निबंध और आगे है इसमें आलोचनात्मक निबंध भी है। तो वर्णनात्मक निबंध जो होते हैं वो हम उसे किस श्रृंखला के अंतर्गत रखेंगे और वर्णनात्मक निबंध होता क्या है, ठीक है। तो वर्णनात्मक निबंध में इसके अंतर्गत किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता है। इस कोटि के कुछ निबंध देखो, जैसे बालकृष्ण भट्ट का मेला ठेला, ये जो निबंध है ये आपका वर्णनात्मक निबंध है। माधव प्रसाद का रामलीला, ये भी वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आएगा, यानी कि किसी चीज़ का या किसी घटना का हम वर्णन कर रहे हैं। अगला आता है विवरणात्मक निबंध। इस निबंध में कथा या समय के आधार पर गतिशील वर्णन रहता है, यानी कि कोई कथा, इसमें तो हो गया किसी घटना या पदार्थ का वर्णन, ठीक है। वर्णनात्मक में हम कहीं से कोई भी घटना उठा सकते हैं, लेकिन विवरणात्मक में होता है कि कथा और समय के आधार पर, यानी कि कथा के साथ साथ समय के आधार पर कथा को चलाना, गतिशील वर्णन बोल रहा है ना वो। तो इस तरह का जो वर्णन होता है वो हमारा विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हमारा होता है भारतेंदु जी का एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न और राधाचरण गोस्वामी का यमपुर की यात्रा। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि विचारात्मक निबंध किसे कहते हैं। इस प्रकार के निबंधों में बुद्धि और चिंतन का योग रहता है, यानी कि जहाँ पर हम बुद्धि और चिंतन का प्रयोग करते हैं उसे हम विचारात्मक निबंध की संज्ञा दे सकते हैं। इसके अंतर्गत शुक्ल जी का क्रोध, श्रद्धा, भक्ति, लोभ, प्रीति और हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार निबंध तो और भी हैं और श्रृंखला में, लेकिन मैंने उन्हीं मुख्य मुख्य बिंदुओं को लिया है, ठीक है, सब नहीं लिया है मैंने इसमें मैटर। इसके बाद है भावनात्मक निबंध। इन निबंधों के अंतर्गत तीव्र भावनाएं, भावुकता को देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत प्रताप नारायण मिश्र का धोखा, बालकृष्ण भट्ट का आंसू, माखनलाल चतुर्वेदी का साहित्य देवता, रामबख्श बेनीपुरी का गेहूं और गुलाब आदि निबंध इसमें आते हैं। इसके बाद है हमारा आलोचनात्मक निबंध। इन निबंधों के अंतर्गत आलोचना की प्रवृत्ति के उदय के साथ होती है, यानी कि जो हम आलोचना, जैसे हम कोई भी निबंध हमारे सामने आया या कोई भी हमारे सामने चीज़ें आई तो हम उसकी आलोचना करते हैं, यानी कि वो जो आलोचना की जो प्रवृत्ति है ना वो उदय होती है हमारे अंदर कि इसमें ये कमी है, ये अच्छाई है, ये बुराई है, तो हम उसे आलोचना कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो है कवि और कविता, साहित्य की महत्ता और रामचंद्र शुक्ल जी के कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, चिंतामणि आदि निबंध हैं, ठीक है। अब हिंदी निबंध के विकास को 4 युगों में बांटा गया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग एंड शुक्लोत्तर युग। भारतेंदु युग, द्विवेदी और शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। अब इस युग में कौन कौन से मुख्य रूप से जो लेखक थे या कौन कौन से राइटर थे जिन्होंने निबंधों पर, मतलब जो निबंधों की श्रृंखला को उन्होंने लिखा और वो अधिक प्रसिद्ध रहे, तो प्रताप नारायण मिश्र हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, बद्रीनाथ चौधरी हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि भारतेंदु युग का इसमें से कौन सा निबंधकार है या निबंधकार नहीं है, तो थोड़ा सा आपको यदि ये पता होगा तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। द्विवेदी युग में है प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू भोपाल राम गहमरी, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, माधव प्रसाद और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शुक्ल युग में है बाबू गुलाब राय, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि राय कृष्ण दास और शांति प्रिय द्विवेदी।
तो कौन कौन से युग में कौन कौन से कवि थे या लेखक थे, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। शुक्लोत्तर युग के कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी बाजपेयी, सॉरी ये गलत हो गया है, नंद दुलारी बाजपेयी, रामविलास शर्मा, नगेंद्र, विद्यानिवास मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माजवे, कुबेरनाथ राय। तो ये जो है आपके मतलब जो जिस युग में जो निबंधकार आए हैं उनको मैंने यहाँ पर मतलब लिया है, जिससे कि यदि क्वेश्चंस आए तो आप आसानी से कर पाएँ। इसके बाद है आपका कुछ प्रमुख निबंध हैं जिनको हमें पढ़ना ही है, और उनके जो राइटर नेम है उनसे संबंधित भी आ जाते हैं क्वेश्चंस। और निबंध क्या है थोड़ा सा हम उसके बारे में जानेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतवर्ष में उन्नति कैसे हो सकती है, ये निबंध है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मौलिक नाटक, देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं और एक नहीं 2-3 क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। तो इनके डेट आपको और इनके कौन से मौलिक नाटक हैं, कौन से इन्होंने क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो वैदिकी हिंसा हिंसा ना भक्ति 1873 का प्रहसन है, सत्य हरिश्चंद्र 1875, श्री चंद्रावली 1876, विशस से विश्व मौजदम 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधे नगरी 1881। ये हमारे क्या है मौलिक नाटक हैं इनके, किसके, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ये तो निबंध हम पढ़ रहे हैं लेकिन मौलिक नाटक क्यों, लेकिन ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि आपसे कोई भी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की पूछी जा सकती है, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे कुछ भी हो। तो इन्होंने नाटकों पर ज़्यादा फोकस किया है, नाटक अधिक लिखे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1850 को इनका जन्म हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं और आधुनिकता के पहले रचनाकार हैं। देखो आधुनिक साहित्य के पितामह ये क्वेश्चन बन सकता है, आधुनिकता के पहले रचनाकार ये भी क्वेश्चन बन सकता है, और इनका मूल नाम क्या था, हरिश्चंद्र था, और भारतेंदु इनको उपाधि मिली थी। ठीक है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देश की उन्नति के लिए कई उपाय बताए। इस निबंध में उन्होंने आलसीपन, समय के अपव्यय और रूढ़ियों जैसी कमियों को दूर करने पर जोर दिया है। उन्होंने देश की उन्नति के लिए सहयोग, एकता और आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। थोड़ा सा ही लिया है क्योंकि पूरा निबंध में जो मुख्य बात है या जो मुख्य तथ्य है वो मैंने इसमें से निकाल के प्रस्तुत किया है। अब इसके बाद दूसरा निबंध है आपका मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इस निबंध के कुछ मुख्य बिंदु हैं, देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे रामचंद्र शुक्ल की कौन कौन सी मुख्य रचनाएं हैं। तो सूरदास, त्रिवेणी, विचार संधि, चिंतामणि, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, गोस्वामी तुलसीदास और मित्रता, ये रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना गांव में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल एक समादत लेखक और आलोचक थे। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उन्होंने, हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी थी, नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस हैं, आ सकते हैं और आने की पूरी संभावना भी है। तो इसमें इन्होंने मित्रता निबंध में इन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि सच्ची मित्रता उत्तम वैद्य सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने पर प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जो हमारा मित्र है, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। मित्र भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। ठीक है, अब इसके बाद है कि मित्रता हमें विश्वास, सम्मान और समर्थन का आभास कराती है। यह हमें अधिक संवेदनशील बनाती है, हमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने की क्षमता प्रदान करती है। मित्रता हमें जीवन में अनुभवों का साझा करने का मौका देती है, हमें आत्मीयता का एहसास कराती है। इस प्रकार मित्रता हमारे जीवन को सार्थक और आनंदमय बनाती है। तीसरा निबंध है आपका अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उन्होंने इस निबंध में बताया है कि आर्यों का आर्यतर जातियों से संघर्ष हुआ। जो जातियां गर्वीली थीं उन्होंने आर्यों का प्रभुत्व नहीं माना। गर्व यानी कि जिनको अपनी जाति पर गर्व था, जैसे दैत्य, असुर, राक्षस, दानव, उनसे उनका संघर्ष हुआ।
लेकिन जो जातियाँ शांति प्रिय जो जातियाँ थी जैसे यक्ष गंधर्व वह आर्यों से जाकर मिल गईं। इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है। भारतीय संस्कृति इतिहास साहित्य ज्योतिष और विभिन्न धर्मों पर उन्होंने गहराई के साथ अध्ययन किया। उनकी विद्वता की झलक इस पुस्तक के निबंधों में स्पष्ट दिखाई देती है। लेखक की एक झलक की एक और विशेषता है कि वह यह है कि छोटी से छोटी चीज़ में वह सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं। यानी कि जो मुख्य है इसका अशोक के फूल का जो मुख्य बिंदु है वो है आपका ये है, इस पे आप फोकस रखिएगा। इसके बाद है आपका अशोक के फूल निबंध जो है वो आपका ललित निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। इस निबंध ने अशोक के फूलों के सांस्कृतिक महत्व और उनके औषधि गुणों का उल्लेख किया है। साथ ही निबंध में अशोक वृक्ष और उसके फूलों के जरिए भारत के इतिहास संस्कृति धर्म और जीवन दृष्टि के बारे में भी जानकारी दी गई है। अब इसके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं, क्या कहते हैं आपके, एक सेकेंड, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रभा 1959, कुटस 1964, आलोक पर्व 1972 और जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उपन्यास है इनके बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामत दास का पोथा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। तो और एक ये आपका ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि ये किसकी रचना है। आलोक पर्व हो गई, कुटस, विचार और वितर्क और आपके कल्पलता थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। आलोचना ग्रंथ है इनके कबीर, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो अभी पेपर हुए हैं उसमें एक दो क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी का आया भी है, ये क्वेश्चन आया है, तो इसको आप इन रचनाओं को देख लीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध जो कि है किसका है, कुबेरनाथ राय का। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में कुबेरनाथ राय ने मनुष्य की आयु को ऋतुओं और नक्षत्रों के समान बताया है। किसके समान बताया है? ऋतुओं और नक्षत्रों के समान। दैहिक यौवन के कमज़ोर होने पर भी मानसिक यौवन को बनाए रखने की चर्चा की गई है। ठीक है, साथ ही पुराने और नए दोनों विचारों को अपनाने पर जोर दिया गया। किसमें? उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध में। कुबेरनाथ राय ने अपना लेखन पूरी तरह से निबंध के रूप में समर्पित किया। उनके निबंध संग्रह गंधमादन, प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट ने निबंध विधा को अत्यधिक समृद्ध किया। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य साहित्य के अधीता होने के कारण उन्हें भारतीय विरासत पर गर्व था। आपको यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, अपने साथियों को भी बताइएगा जिससे कि वो भी इस मेरे लेखन कार्य से वो भी खुश हो सकें और उनको भी थोड़ा सा अपने गोल को अचीव करने में सहायता मिले। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो 12वां है और वही इस नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। इसका प्रथम चरण सिंह राशि में आता है और सिंह और इस राशि वालों को सूर्य का दोहरा लाभ मिल जाता है। यह नाम से प्रथम चरण वाला उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। ठीक है, उत्तर फाल्गुनी का अर्थ है बाद का लाल नक्षत्र। इस नक्षत्र समूह में सैकड़ों तारों के बीच मूलतः प्रमुख 9 तारे धरती से स्पष्ट दिखाई देते हैं। उत्तरा फाल्गुनी में अर्यमा का व्रत और पूजन किया जाता है। यह नक्षत्र रोमांस, कामुक रोमांच और अनैतिक आचरण को प्रदर्शित करता है। थोड़ा सा आपको यदि मतलब थ्योरी के टाइप में बेसिक जानकारी पता होगी तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट यदि ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना अवश्य रहती है। तो मैंने इसलिए सोचा है कि आपको थ्योरी पढ़ा दिया जाए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये निबंध आपका विद्यानिवास मिश्र का है। इस पद में कवि ने उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त पर भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है। एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है तो वह फिर कभी नहीं टूटता। प्रभु जी चंदन के समान है और हम पानी के समान, जिसके शरीर पर लगने से अंग अंग सुगंधित हो जाता है।
इसका अर्थ है कि चंदन कभी पत्थर पर अकेले नहीं घिसता, चंदन जब भी घिसेगा तब पानी के साथ ही घिसेगा। ईश्वर चंदन के समान है, अर्थात उसमें इतनी शक्ति है कि वह पूरे जग को अपने सुगंध से सुगंधित कर सकता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इसका अर्थ है कि चंदन बिना पानी के घिस नहीं सकता। चितवन की छाँ निबंध संग्रह है। हल्दी धूप, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी बंजारा मन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रचना मैंने सिल पहुँचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बसंत आ गई पर कोई उत्कंठा नहीं। तो ये जो आपकी रचनाएं हैं इनको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 100% मतलब ये है कि कोई ना कोई रचना आपसे पूछी जा सकती है। मानो इन पूरे मतलब जो मैंने पढ़ाया है इसमें से आपको 10 या 15 क्वेश्चन भी मिल गए तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा और आपका पढ़ने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, और 100% इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे आपसे। विद्यानिवास मिश्र स्वयं को ब्रह्मानंद कहते हैं, छद्म नाम से आपने अधिक लिखा है। देखिए 2 क्वेश्चन बन गए हैं आपके यहाँ पर। विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों की शुरुआत का पहला निबंध संग्रह 1952 ईस्वी में चितवन की छाँ प्रकाश में आया। आपने हिंदी जगत को ललित निबंध परंपरा से अवगत कराया। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का।